मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करेंगे खबरों का। प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 के समापन समारोह में रक्षा त्रिवेणी संगम थीम पर कहा, हम इस बात को मानते थे कि यदि हमें उत्तर प्रदेश में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है और उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त करना है तो हमें सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना होगा। हम सभी इस बात को मान सकते हैं कि हमने उस समय उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया था। आज उस मॉडल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इसने उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन मॉडल को बनाने में मदद की थी। आज भारत में सबसे बेहतर संरचना उत्तर प्रदेश के पास है। आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। ये जो पहले दिन से हमारी सरकार का संकल्प रहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे अपराध और अव्यवस्था के प्रति, माफिया से कानून राज और उपद्रव से उत्सव, इस यात्रा को तय करने के लिए। और आज यहां पर ये त्रिवेणी के संगम में हम लोगों को यहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए इस रक्षा त्रिवेणी संगम में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के माध्यम से वह सब कुछ साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए सेंट्रल कमांड और नॉर्थ कमांड के अपने सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हर सैनिक राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है और मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा सैनिक जितना ही सतर्क रहता है, सजग रहता है, राष्ट्र उतना ही आनंद की नींद सो पाता है। चुनावी नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में मचे सियासी घमासान ने पूरे देश की राजनीति को सियासी हलचल ला दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर अखिलेश यादव का आधिकारिक कार्यक्रम जारी हो गया है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक अखिलेश यादव 7 मई को यानी कि सुबह 10:30 बजे लखनऊ से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नैतिक समर्थन देना होगा। बंगाल चुनाव परिणामों के मद्देनजर अखिलेश यादव का ये दौरा राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है, जहां वो ममता बनर्जी के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। और दरअसल इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चूंकि राज्य में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं और नैतिक तौर पर टीएमसी की जीत हुई है, इसलिए वो लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। सीएम ने यह भी कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और आपको बताते चले इसको लेकर लगातार सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी है और बताते चले टीएमसी चीफ से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे अखिलेश यादव, और जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। और बताते चले इस समय बंगाल में सियासी गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही। इन सब के बीच अखिलेश यादव का बंगाल दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। फिलहाल इसे नैतिक मुलाकात माना जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से माफ कीजिएगा ममता बनर्जी ये अड़ी हुई नजर आ रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तमाम तरह के पैंतरे आजमाती हुई नजर आई। लेकिन जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बंगाल में कमल खिलाया है, उसके बाद लगातार सभी विपक्षी दलों में खलबली आती हुई नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके। विकास जी, एक तरफ अखिलेश यादव जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ये कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। देखिए, जिस तरीके से ममता दीदी ने कल लोकतंत्र के जनादेश का अपमान करने का काम किया, और देखिए संविधान की दुहाई देने वाला एनडी गठबंधन का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ कि अगर संविधान विरोधी कोई है तो वो इंडी गठबंधन है और इंडी गठबंधन के दल है। ये एक बार फिर जग जाहिर हो गया जो हम हमेशा से कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी जिन्होंने बंगाल पर इतने साल शासन किया, इतने साल सत्ता चलाई,
और उसके बाद उनकी सत्ता की भूख अभी तक शांत नहीं हुई है और वो एक अड़ियल रवैया अपनाते हुए लोकतंत्र में जनादेश का अपमान करने का काम, हाँ। ये संवैधानिक नियमों का भी दुरुपयोग है, ये संवैधानिक नियमों पे अतिक्रमण है और मुझे लगता है इसकी सजा भी जनता उन्हें अवश्य देगी। उनके कुकृत्यों की तो सजा उन्हें मिल ही चुकी है और 4 मई को अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना आचरण अपनाया है, आने वाले समय में इसकी भी सजा जनता उन्हें अवश्य देगी। बिल्कुल लेकिन बड़ा सवाल है जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आज पोस्ट किया है कि जिस प्रकार से हरियाणा में वोट चोरी हुई थी वैसे बंगाल में भी हुआ है। राहुल गांधी एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को पहले ये समझना पड़ेगा कि वोट चोरी केरल में हुई कि नहीं हुई। पहले तो मुझे लगता है कि अब तो मीडिया बंधुओं को चाहिए कि राहुल गांधी जी से ये सवाल जरूर करें, क्योंकि भारत के अंदर हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और एक साथ कई बार 2-2, 4-4, 6-6 राज्यों में चुनाव होते हैं। तो मेरा निवेदन के साथ आग्रह है कि एक बार ये जरूर पूछा जाए। जैसे याद हो आपको कि तेलंगाना के साथ में ही, तेलंगाना चुनाव के साथ में ही हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए थे, आपके महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वोट चोरी नहीं होती है। चुनाव आयोग ठीक से काम करता है, ईवीएम अच्छी तरह से काम करती है। ठीक वैसे ही अभी जो चुनाव संपन्न हुए, असम में हुए, केरल में हुए, तमिलनाडु में हुए, बंगाल में चुनाव हुए, लेकिन केरल में ईवीएम ने ठीक काम किया, केरल में चुनाव आयोग ने ठीक काम किया, तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने ठीक काम किया, तमिलनाडु में ईवीएम सही से काम करती नजर आई, लेकिन वही ईवीएम और वही चुनाव आयोग बंगाल में कटघरे में खड़ा हो गया, क्योंकि बंगाल में इन लोगों को हार नजर आई, हार हाथ लगी। बिल्कुल तो लेकिन बड़ा सवाल है विकास जी, जिस प्रकार से लगातार मैं देख पा रही हूँ कल से जब से नतीजे आए तब से बंगाल में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। आसनसोल की बात करूं, फाल्टा की बात करूं या फिर कोलकाता में, तो क्या विकास की राजनीति करते करते ये बदले की राजनीति क्यों हो रही है? जैसे टीएमसी कह रही है कि जहांगीर का जहां पे उनका जो दफ्तर था वो फूंक दिया गया, बीजेपी पर आरोप है। देखिए, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल के पिछले 50 साल के इतिहास में, 60 साल के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव है जिसमें एक भी व्यक्ति चुनावी हिंसा में मृत्यु नहीं हुई, एक भी व्यक्ति की चुनावी हिंसा में मृत्यु नहीं हुई। और ये सबसे महत्वपूर्ण, ये दिखाता है कि कैसे भारतीय चुनाव आयोग ने इस चुनाव को बड़ी तत्परता से और बड़े अच्छे ढंग से कराने का काम किया। उसमें केंद्रीय एजेंसियों का भी योगदान रहा, केंद्रीय हमारी पैरामेडिकल फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ हैं, इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। इन्होंने भी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को इतना नप के रखा, इतना कंट्रोल करके रखा कि जो बंगाल में दीदी के गुंडे हैं, दीदी के दंगाई मित्र हैं, को जलाने में, बंगाल को डिस्टर्ब करने में कामयाब नहीं हुए। और मुझे लगता है कि अब इसके बाद जैसे ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक 24 घंटे नहीं बीतेंगे, बंगाल के अंदर जो गुंडों का नाच चल रहा है, बंगाल के अंदर जो दीदी के गुंडे अभी बंगाल को डिस्टर्ब करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन लगातार अब अखिलेश सक्रिय हो चुके हैं क्योंकि 27 में बारी उनकी भी है, और लेकिन जबरदस्त तरीके से टक्कर देते हुए नजर आए। जिस प्रकार से लोकसभा की अगर मैं बात करूं नतीजों की, तो अब सक्रिय हो चुके अखिलेश यादव, बड़ी चुनौती बनेंगे क्या कल एक बार फिर से कोलकाता पहुंचेंगे जब? देखिए, मैं बहुत तो कुछ नहीं कहूंगा। अखिलेश यादव जी बड़े लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश के राहुल गांधी भी हैं, जैसा कि वो स्वयं कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राहुल गांधी की स्थिति भी ठीक केंद्र वाले राहुल गांधी की तरह है। वो कैसे, आप देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। तो उत्तर प्रदेश के जो सम्मानित राहुल गांधी हैं, जो यूपी के राहुल गांधी हैं, वो जब बिहार में गए मदद करने के लिए अपने रिश्तेदारों की, वहां सूखा पड़ गया। ममता दीदी की मदद करने गए, वहां सूखा पड़ गया। तो जो उत्तर प्रदेश के हमारे राहुल गांधी हैं, वो जहां जाएंगे वहां पलीता लगाएंगे, वहां पलीता लगा करके आएंगे, चाहे वो जिसके साथ खड़े हो जाए। बिल्कुल, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अखिलेश यादव की ओर से। वो कह रहे हैं कि कुंदरकी में भी आपने वोट चोरी की है,
मैं उपचुनाव तो में। कहता हूं कि कुंदरकी में हमने वोट चोरी की, बिहार उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 में वोट चोरी की, 17 में हमने वोट चोरी की, और उससे भी अच्छी बात समझिए कि 2014 में जब इस उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी इनके सहयोगी की सरकार थी, तब हमने सबसे बड़ी वोट चोरी की। आपको मालूम है ये बात? क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हम 2014 में जीत करके आए, तो सबसे बड़ी वोट चोरी तो हमने इनकी सरकारों में की है भाई, जब ये लेकिन सरकारों में थे। बड़ा ऐसे सवाल एक और है विकास जी, जो विपक्ष लगातार एकजुटता की बात करता था पश्चिम बंगाल में, वो एकजुटता कहीं नहीं दिखी, लेकिन हारने के बाद एकजुट नजर आ रहे हैं। ये एक ठग है, हाँ। और एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ, ठग ठग लड़े और खटाके हो। तो ये ठग लड़ते हुए नजर इसलिए आए कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगानी थी, लेकिन जब नाकामयाब हो गए, जब समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर काम करती है, भारतीय जनता पार्टी विकासवाद पर काम करती है, हम तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, हम सांप्रदायिकतावाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। जब इनकी पोल खुल गई तो अब एक होने की ड्रामा और नौटंकी कर रहे हैं। बिल्कुल, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि शुभेंदु अधिकारी पर मुहर लगा दी जाए क्या, क्योंकि बड़ा भवानीपुर जीत कर दे दिया, पूरा बंगाल जीत दिया। हाँ जी, पिछली बार भी उन्होंने, आरती जी, नंदीग्राम में ममता दीदी मुख्यमंत्री भले बन गई हो, उनकी सरकार भले आ गई हो बंगाल में 2021 में, लेकिन नंदीग्राम में उन्होंने ममता दीदी को पटकनी देने का काम किया। तो छोटी बात नहीं है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, इतने साल मुख्यमंत्री बन रहा हो, उस व्यक्ति को उसी के गढ़ में जाकर के मात देना, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है काम करने का। हम राजनीति में बाक ओवर नहीं देते हैं किसी को, चाहे वो अखिलेश यादव रायबरेली में देते हो, और चाहे देश के राहुल गांधी कन्नौज में और मैनपुरी में देते हो, तो हम बाक ओवर नहीं देते हैं। लोकतंत्र में हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम चुनाव दमदारी से लड़ें, और हम दमदारी से चुनाव लड़ते हैं। भवानीपुर इस बात का प्रमाण है कि हम जनता की जनादेश का सम्मान करते हैं, और जनता को हम वो डिलीवर करके देते हैं जिसके लिए जनता हम पर विश्वास करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बताते चले एक बार फिर से, कल कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव पहुंचेंगे और जिस प्रकार से मुलाकात होगी ममता के साथ, और उसके बाद क्या कुछ संदेश विपक्षी दल देने की कोशिश करेगा, क्योंकि 27 की लड़ाई सामने है। अखिलेश यादव अपनी पिच क्या कल सेट कर पाएंगे, तमाम तरह के सवाल है। उस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ा बयान दिया गया अखिलेश यादव की ओर से इस दौरान। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहां कुंदरकी विधानसभा में वोट की डकैती के आरोप लगाए गए हैं अखिलेश यादव की ओर से। ये भाजपा का 10 नंबरी मॉडल है। 10 नंबरी मॉडल ने सभी को जकड़ा है। मल्टीलेयर इलेक्शन माफियाओं का खेल चल रहा। तो ये बड़े आरोप लगाए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिलेश यादव की ओर से। तो एक और बड़ी खबर, टीएमसी विधायकों की बुलाई गई अहम बैठक। ममता बनर्जी ने विधायकों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कालीघाट में आज शाम 4 बजे बड़ी बैठक होनी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम पर फैसला हो सकता है। तो आज कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? जिस प्रकार से विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका रहती है किसी भी राज्य में, तो क्या जिस प्रकार से भवानीपुर तो पहले से ही हार चुकी है ममता बनर्जी, और अब ममता बनर्जी के अलावा क्या अभिषेक बनर्जी होंगे? तमाम तरह की अटकलें लगाई जानी शुरू हो चुकी है, और उसको लेकर आज शाम को 4 बजे बैठक होगी। उसी में तय होगा कि कौन होगा नेता विपक्ष। और रुक करेंगे खबरों का, जहां खबरों में आगे बढ़ेंगे। नवाबों की नगरी लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अब पर्यटकों के लिए खास हो गया है। बीते मंगलवार से यहाँ लाइट एंड साउंड शो शुरू हो जाएंगे। शो के जरिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के संघर्ष, शिक्षा और संविधान निर्माण तक के सफर को प्रकाश और इसके अलावा विजुअल इफेक्ट्स के जरिए दिखाया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी और बताया
स्मारक समिति की ओर से करीब 18.40 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट तैयार कराया गया है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को बाबा साहेब के विचारों, सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के संदेश से जोड़ना होगा। हरियाणा के नूह में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया था। 4 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। बताया तो ये जा रहा है कि दबिश के दौरान यह हादसा हुआ। अब मारे गए पुलिसकर्मियों को जालौन पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान एडीजे कानपुर, डीआईजी झांसी और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक समेत कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटना में मारे गए लोगों के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। जीवन की क्षति तो ये पूरी नहीं हो सकती है, अमूल्य है, लेकिन उनके परिजनों को जो भी इस विशाल पुलिस परिवार की तरफ से जो भी हमारे प्रावधान है उसके तहत हम हर तरह से उनके साथ खड़े हैं, आर्थिक रूप से चाहे तो शैक्षिक रूप से, आगे उसमें से अगर उनके परिजन पुलिस विभाग में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको पुलिस में पद भी दिया जाएगा। सर, मौजूदा समय में शासन की तरफ से कोई घोषणा सर? इसमें जो हमारी स्कीम्स हैं उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक्सीडेंट क्लेम और एक बीमा की व्यवस्था है, जितना उसमें करीब लगभग 1.90 के करीब सभी वो मिलेगी, और उसके अलावा और जो अन्य पेमेंट्स है वो मिलेगी। तो जैसा मैंने कहा कि आर्थिक क्षति से जीवन की जो अमूल्य निधि है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, उनके साथ हम लोग सभी डीजीपी साहब का स्वयं का संदेश है, हम सभी लोग अपने साथियों के साथ हैं, उनके परिजनों के साथ हैं, और किसी प्रकार की उनको और भी कोई आवश्यकता रहेगी उसमें